नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। मेरा गला कुछ गड़बड़ है आज, इसलिए दर्शकगण माफ़ी चाहता हूँ उनसे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एक स्वास्थ्य के ब्रेक के बाद कर्नल अजय रैना सर। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार ओंकार जी, दर्शकों को भी नमस्कार। और दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा आपको सामने देख कर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं बीच-बीच में। जी, अजय जी को लाइए। तो सबसे चीज़ें शेयर नहीं की जाती, लेकिन एक ब्रेक के बाद वो आ गए हैं। तो अजय जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए ओंकार जी। इट्स प्लेज़र टू बी बैक हियर। तो सबसे पहले तो हम ज़रा पीओजेके में जो ये हिंसा भड़की है, ये क्यों भड़की है? और इससे पहले भी हमने पिछले साल भी देखा था, 2024 में भी एक हिंसा भड़की थी वहाँ पर। बार-बार मिलिट्री उसको दबाती है और उनका एक तरीके से दमन करती है, मानव अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आँख मूंद करके बैठा रहता है। बल्कि अतिरिक्त मिलिट्री वहाँ भेजी जा रही थी, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसमें संभवतः 30 से 35 सैनिक भी मारे गए हैं। तो ये पूरा प्रकरण है क्या? और इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आँख मूंद कर क्यों बैठा रहता है, जबकि हमारे यहाँ कश्मीर में ज़रा-सा भी कोई खुड़का हो जाए, तो छाती पीटने लगते हैं लोग। जी ओंकार जी, हिस्ट्री में सब लेसन छुपे हुए हैं इतिहास में। 1971 मार्च महीने में अगर जाएँ, तो बांग्लादेश में उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तानी आर्मी ने नरसंहार किया था और शायद ही कोई वहाँ पे लेडी बची थी जिसका रेप ना हुआ हो। उस टाइम भी पूरा वेस्ट जो था वो आँख मूंद के बैठ गया था। इसलिए बैठ गया था कि अमेरिका ने आँख मूंद ली थी। अमेरिका ने आँख इसलिए मूंदी थी कि पाकिस्तान उस टाइम अमेरिका और चाइना का बैकडोर चैनल्स में बात करके ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन खोल रहा, जो अगले साल खुल गए थे। अब आज की बात करें तो ये पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की डोरमैट की तरह हज़ार काम कर रहा है। चाहे वो ईरानियन के साथ बात करवा के कसूर अपने ब्लेम अपने पे ले लेना कि हमने उनको अलग दिया, उन्होंने बोला तुमने अमेरिका को कुछ और लिख के दिया, इनको कुछ और, वो सारे मतलब बेसिकली डोरमैट। पाकिस्तान एक न्यूसेंस है हम सबके लिए, लेकिन अमेरिका की वो एक ज़रूरत है इस टाइम। तो अमेरिका ने आंख बंद कर ली तो बाकी ने बंद कर ली। इन एनी केस अमेरिका और बाकियों का, हमारे बाकी जो यूरोप तो उनका अपना इतना बुरा हाल है कि उनको कुछ ज़्यादा वो है नहीं। हो क्या रहा है कि वही नरसंहार, लेडीज़ की मोलेस्टेशन, रेप्स के अभी तक तो नहीं मामले आए। लूट मार, रावलाकोट जो इसका सेंटर है। देखिए पीओजेके का जो, मैं पहले भी हम बात कर चुके हैं, पीओजेके एक्चुअली मीन्स गिलगित बल्तिस्तान से लेके पूरा नीचे जहाँ पे अभी फैला हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में तो चल ही रहा है, नीचे वाला एरिया जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसकी जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है। जो एक तरफ से देखा जाए तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, बारामूला के उरी के आगे तरफ जाएंगे तो वहाँ आप उधर पहुँचेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी मुजफ्फराबाद वो जगह है जहाँ पे जो आप कह रहे हैं मी-17 जहाँ पे क्रैश हुआ है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये रावलाकोट की तरफ हो रहे हैं। अब रावलाकोट जो है वो बेसिकली, अगर आप पुंछ के सामने की देखें, अगर आप पुंछ के वेस्ट में, तो वहाँ पे है। ये एक बड़ी ही, मैं उसी इलाके से आता हूँ ओंकार जी। हमारे ही लोग हैं जो कन्वर्ट हुए, और जैसे वहाँ पे अफ़गान एलिमेंट भी बहुत सदियों पहले माइग्रेशन हुई थी दोनों जातियों की। कुछ हिंदू रह गए, कुछ मुस्लिम बन गए, जो भी है। लेकिन साइकोलॉजी और डीएनए जिसको कहते हैं सेम है। अक्खड़पन है, एक पॉइंट के बाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और सींग बढ़ाने वाली आदत है, लड़ पड़ते हैं आगे से, तो जो कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को गवारा नहीं है। तो वहाँ पे रावल और इस सारी बेल्ट में अगर हम ये जो लड़ाकेपन की बात करें तो रावलाकोट सबसे ज़्यादा मशहूर है। बिकॉज 47 में भी जब हमारे पूर्वजों के मर्डर हुए, मैसेकर हुए, और वहाँ से हम आए पीओजे के छोड़ के, तो सबसे ज़्यादा गदर रावलाकोट में हुआ था। अब हुआ क्या है कि पहले ये जो आप पहले की बात कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो इनके जो रेजिडेंट है ना, उनको एक 1949 अप्रैल में सीज फायर हुआ था जब भारत और पाकिस्तान में, जनवरी के महीने में। उसके 2-3 महीने बाद पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट डील की थी। तब के पीओजे के, जो आज़ाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं, उसका जो प्रेसिडेंट था
सरदार इब्राहिम खान, जिसने उसको डिक्लेयर किया था कि आज़ाद कश्मीर बना दिया हमने। तो उससे डील की थी कि भाई ऐसा करो, तुम गिलगित बल्तिस्तान को बोलो अलग है, पीओजे का हिस्सा नहीं है, तो हम तुम लोगों को ये नीचे वाला जो आज़ाद कश्मीर है इसको हम पाकिस्तान का प्रोविंस बना देंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान का तो उनके अलग गेम थी, उन्होंने अफगानिस्तान से उधर चाइना से डील करना था, वो जो भी कहानी थी। तो इन्होंने क्या किया, वो उस बहकावे में आके उसने साइन कर दिया। तो इन्होंने ऊपर वाले इलाकों को नॉर्दर्न एरियाज, कभी गिलगित बल्तिस्तान एरियाज, कभी नॉर्दर्न फ्रंटियर, अलग अलग नाम देने शुरू कर दिए। और इनको जो हक दिए ही नहीं, प्रोविंस नहीं बनाया। अभी प्रोविंस नहीं बनाने का मतलब ये है ओमकार जी, हमारे काफ़ी देशवासी थोड़ा सा बहक जाते हैं। सच ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की डेमोग्राफी काफ़ी चेंज करती है पाकिस्तान ने, बहुत सारे पंजाबी वहाँ सेटल कर दिए, सुन्नी, वो शिया बेल्ट थी। पीओजे के जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे बाहर के लोग कोई नहीं आया, क्योंकि जैसे 370 इधर लगा हुआ था उसी टाइप की उनको प्रोटेक्शन वहाँ भी थी। लेकिन उसके नागरिकों को हमारे 370 के पहले जो था वैसा नहीं था। उनके नागरिक अपना केस अगर होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं जा सकते। पीओजेके का अपना हाई कोर्ट है, उनका अपना सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ मसल पावर चलती है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये गलत डिसीजन हो रहा है तो मेरे को न्याय चाहिए, तो आप बाहर नहीं जा सकते। आप बाहर नौकरी नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी। आप पाकिस्तान का हिस्सा हो ही नहीं, इलेक्शंस में भी आप वोट नहीं डाल सकते। तो उनका बेसिक राइट्स ही खराब थे। तो पहले प्रोटेस्ट इस बात पे हुए कि हमें अपने राइट्स दो। फिर वो चिट्ठी खुली 90s में जाके, 50 साल के बाद, कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रखा है कि पीओजे के नीचे रह गया और गिलगित बल्तिस्तान अलग हो गया। वो कोर्ट में खुला था। अभी जो पिछले 3-4 साल से चल रहा है, इसको आप जोड़ के देखें, जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हुए, शुरू हुए गेहूं पे, और यहाँ पे भी पहले गेहूं पे शुरू हुआ। दूसरा इन्होंने बोला कि बिजली, आप पूरी पाकिस्तान, पंजाब की बिजली यहाँ से पैदा होती है और 50 रुपए की यूनिट है। तो जब पहले प्रोटेस्ट हुए थे तो सरकार ने बोला अच्छा अच्छा आपका है तो हम आपको 6-7 रुपए की यूनिट चार्ज करेंगे। दूसरा, वहाँ पीओजेके में बहुत बड़ा पानी का स्रोत है जिसको कहते हैं मंगला डैम, जहाँ पे झेलम रिवर पूरा आके डैम में आता है। वहाँ का पानी, जो उसके बगल में सिटी है मीरपुर, वहाँ के लोग यूज़ नहीं कर सकते। वो सारे का सारा पानी पंजाब जाता है। तो अगर आप किसान हैं और आप मीरपुर के किसान हैं, आपके बगल में बहुत बड़ा रिजर्वायर है, आपको अपना ही ट्यूबवेल खोदना पड़ेगा। आप उस रिजर्वायर से कैनाल निकाल के पानी नहीं ले सकते, पीने का पानी तक नहीं ले सकते। तो लोग खुंदक में थे। ये चलता रहा। अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि अभी एक पॉलिटिकल एस्पिरेशंस उनके सामने आ गई, जो उनकी क्या कहते हैं उसको, कि जो उनका सपना है कि हम भी नॉर्मल जिंदगी जिए। और उन्होंने बिल्कुल सही, जो कहते हैं ना, कील को वहां मारा जहाँ पे मारना चाहिए था, हेड पे। क्या हुआ है कि इनकी जो असेंबली है पीओजेके की, उसका एक प्रेसिडेंट, जो पीओजेके प्रेसिडेंट होता है, उसको इलेक्ट करती है असेंबली, पीओजेके की असेंबली, जो इलेक्शन करा के आती है लोगों से। फ्रॉड इलेक्शन होते हैं, बट होते हैं। अब वो जो पीओजेके का प्रेसिडेंट है ना, वो ऑल इन ऑल है, उसके पास बड़ी पावर्स भी हैं। तो पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जो पाकिस्तानी बैठे हैं इस्टेब्लिशमेंट, उनको हमेशा होता है कि हम अपना बंदा वहाँ पे बिठाएं। तो ये क्या करते हैं, इनकी 53 सीट्स हैं, 53 सीट्स में से 8 सीटों की नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के हवाले कर दी। तो इलेक्शन होता है 45 सीट्स पे। 45 सीट्स में से 12 सीट्स का इलेक्शन पीओजेके के अंदर नहीं होता, पाकिस्तान में होता है। कहते हैं कि देखो, आपके लोग बाहर काम करते हैं तो वो वोट डालने वापस कहाँ जाएंगे, तो उनका वोट यहीं डलवा लेते हैं, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में। बेसिकली 12 सीट वो वहाँ खा जाते हैं। तो अगर कोई पीओजेके में पार्टी जीतती भी है, फुल मेजॉरिटी तो 100% तो कोई पॉलिटिकल में कभी होता ही नहीं। तो 45 में से किसी ने अगर वहाँ से 20 सीटें या 22 सीटें जीत भी ली, तो जो दूसरी सीट, जो 20-22, जो से 3 सीट कम वाला है, उसको 12 सीट साथ में गिफ्ट देते हैं और उसकी सरकार बन जाती है। और उससे वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो 5 सीट और ऐड कर देता है। तो ये जो मैनिपुलेशन है, इसके खिलाफ यहाँ पे आवाज़ शुरू हुई। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, इनको दमन किया गया, क्योंकि ये लोग लड़ाके हैं, तो इनको उसी फोर्स से किया जाता है। इस बार क्या हुआ कि रावला कोर्ट में जब शुरू हुआ ना, तो इन्होंने, पाकिस्तान पुलिस, रेंजर सब आ गए। तो उन्होंने अंदर आके मार कुटाई शुरू की, लोगों को मारना शुरू किया, जिसके वीडियोस अभी सबने देखे। आज की डेवलपमेंट ये है, मेरी अभी किसी से बात हो रही थी वहाँ पे, आज की डेवलपमेंट ये है कि पूरे पीओजेके के लोग मोटरसाइकिल पे, घोड़ों पे, पैदल, क्योंकि वहाँ सड़कें बहुत कम है। और सड़कें कम का मतलब ये है कि जहाँ पाकिस्तान आर्मी अगर बीच में नाका लगा दे, तो कोई एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का रास्ता नहीं है, एक ही सड़क है, उसके ऊपर नाका लग गया। तो इन लोगों ने रास्ता ढूंढ ढूंढ के वो पहुंच गए हैं, रावला कोर्ट को घेर लिया बाहर से। अब सीन ये है कि रावला कोर्ट का जो मेन चौक है, वो बेसिकली मैदान है, वहाँ पे इनकी लेडीज़, बच्चे और लोकल लोग बैठे हुए हैं।
उनको हटाने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस, वो हटे नहीं। रावलाकोट को बाहर से 1.5 लाख लोगों ने घेर लिया है। तो अब रावलाकोट में सिचुएशन ये बनी है कि रावलाकोट के अंदर पाकिस्तानी जो ट्रुप्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं, और इसलिए शाम को एक वीडियो आया जिसमें वो दुकानों के शटर तोड़ के लूट रहे हैं। इसलिए लूट रहे हैं कि खाना उनकी सप्लाईज खत्म हो गई हैं। तो पीओजे वालों ने अभी इस बार ये डिसाइड किया है कि इनको हम अंदर ही मारेंगे गोट गोट के। देखिए ना आप, अगर आपका रसद बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, और एक लिमिट के बाद आपका अम्यूनिशन भी, जब आप राइड कंट्रोल करने आते हो तो आप बहुत ज़्यादा अम्यूनिशन वगैरह लेके नहीं आते, आप टेयर गैस और वो दूसरा सामान ज़्यादा होता है। अब बिल्कुल। इन्होंने को बंधक बना लिया एक्चुअली। अब ये बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन बनी है पाकिस्तान के लिए। वेस्ट आंखें मूंद के बैठा रहेगा, दैट्स ऑल राइट, और वेस्ट की मर्जी है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक सिचुएशन बन गई पाकिस्तान के अंदर। और हालांकि हिस्ट्री ये बताती है कि काफ़ी बार प्रोटेस्ट हुए और उनको दमन किया गया, लेकिन इस बार का प्रोटेस्ट थोड़ा पता नहीं कल क्या होगा, बट मेरे को लगता है कि ये एक जो आखिरी कील कहते हैं कफन में पाकिस्तान का, वो ये साबित होगा। क्योंकि पीओजे के अगर हाथ से निकल गया तो फिर आप देखिए कि इनकी वाटर सिक्योरिटी, इनकी बिजली, और फिर ये पीओजे के में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, यहाँ भी वही हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, और वहाँ तो फिर आपको पता है CPEC है, और फिर वो चाइना का एंगल है, और सब कुछ है। जी अजय जी, कुछ लोग कहते हैं कि भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए और इसको अपने में मिला लेना चाहिए। ये सब इतना आसान है क्या? और किस तरह की डेमोग्राफी और दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं, कभी अगर भारत ने ऐसा किया तो? देखिए, पीओजेके के ऊपर लड़ना तो बेवकूफ़ी है, आप अपने जवानों को मरवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पीओजेके की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 40 साढ़े 40 लाख। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि उसमें से 21 लाख लोग पीओजेके में रहते नहीं हैं। वो पाकिस्तान और वेस्ट एशिया के जो लड़ाई लगे हुए देश हैं, सीरिया, इराक, जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, वहाँ मजदूरी करते हैं वो। तो बाकी जो यहाँ पे रहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से यहाँ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप बनते हुए देखे, इनके बच्चे जवान हुए टेररिस्ट को देखते हुए, मुजाहिदों को देखते हुए। तो ये काफ़ी कट्टरवाद के शिकार हैं। आप उन 40-41 लाख को अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन में ऐड करोगे तो हम तो मुश्किल से 1.25 करोड़ हैं। तो आप, और उसमें आप देखो उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। रही बात ऊपर वाला जो गिलगित बल्तिस्तान है जो 20 लाख के आसपास है, उसमें जैसे मैंने कहा कि शिया पॉपुलेशन एक्चुअल पॉपुलेशन है, बाकी बाहर से आए, तो बाकी से बाहर आए उनको निकाला जा सकता है लीगली, उनके डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड महाराजा के टाइम पे सब हैं। उसको लेने का हमें फ़ायदा है कि चलो आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को रास्ता खुल गया, आपका यूरोप को रास्ता सीधा हो गया, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन उसमें चाइना का बहुत बड़े स्टेक्स हैं, उसके डैम्स हैं वहाँ पे, CPEC है, और उस पर लड़ाई करना चाइना। तो मैं लड़ाई के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे पीओजे के लेने की बात है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान जो पीओजे के ऊपर हिस्सा, लड़ाई में लेने का मतलब नहीं। अगर ये अपने आप चल के हमारे पास आते हैं तो फिर डेमोग्राफी को अपसेट करने का बहुत बड़ा वो है। तो उसमें एक यही रास्ता दिखता है कि अगर आ ही गए तो फिर हमें इनको 10 साल कम से कम क्वारंटाइन में डालना पड़ेगा कि इनके आगे का बॉर्डर तो हमारी सेना संभाल ले, लेकिन आना जाना फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत काम खराब हो जाएगा। और अब लोग यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, बट मैं आपको बताऊँ वहाँ पे 3 कैटेगरी की लोग हैं। 2 मेन कैटेगरीज हैं टोटल, अब 50-50 कह लीजिए या 40-40 कह लीजिए। वो ये हैं, वो जो एक कैटेगरी कहती है कि हमें पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना है, वो भारत का नाम नहीं ले रहे, कहते हैं हमें पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना है, जान बख्शो हमारी। दूसरी कैटेगरी कहती है कि हाँ पाकिस्तान से पीछा छुड़ाएंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे, लैंड लॉक्ड है। तो हम JNK स्टेट जो महाराजा की स्टेट थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान सब था, इसको दोबारा बनाएंगे, ना पाकिस्तान के अंडर रहेंगे ना भारत के अंडर रहेंगे। तो वो अलग ही थॉट प्रोसेस है सेपरेशन की, कि आप एक स्टेट फिर क्रिएट करोगे इंडिपेंडेंट। और कुछ मिनॉरिटी है, बेसिकली NRIs हैं, जो ये चाहते हैं कि ये भारत के साथ मिल जाए, और जैसे भारत में सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम का कोई स्टेट विडेट की डिमांड ना करें इस सिस्टम। तो तीनों जो हैं वो इजी कोई भी नहीं है, लड़ना वर्थ इट नहीं है। अगर पाले में आके गिर गया एक पके हुए आम की तरह, तो उस टाइम फिर भारत को कॉल कर लेनी पड़ेगी। मैं उनको एकदम से आकर इंटरमिक्स होते हुए नहीं देख रहा। जी। और अजय जी, आखिर में जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास की बात कर लें। भारतीय शिप्स को निशाना बनाया जा रहा है या
अगर वो विदेशी आपके शिप्स भी हैं, तो उन पर जो भारतीय नाविक हैं, वो भी निशाना बन रहे हैं। इधर सोशल मीडिया की गलियों में जाकर के हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कह रहे हैं कि भारत का रुख थोड़ा-सा नरम है, उसे और कड़ा रुख अपनाना चाहिए। तो भारत को क्या करना चाहिए और भारतीय शिप्स को या भारतीय नाविकों को जानबूझ कर के निशाना बनाया जा रहा है या ये हो जा रहे हैं? ओमकार जी, 3 लाख भारतीय किसी भी समय पे समुद्र पे होते हैं। 3 लाख। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली समुद्री जहाज जो भी चल रहे हैं, कमर्शियल लाइनर की बात कर रहा हूँ मैं, हर जहाज में आपको भारतीय मिलेंगे, चाहे वो 10 मिले चाहे 2 मिले। कहते हैं ना, मशहूर भी है कि आलू और भारतीय हर जगह मिलते हैं। तो 3 लाख लोग आपके एम्प्लॉयड हैं कमर्शियल मैरीटाइम इसमें, शिपिंग में। अब जिसको रोटी की ज़रूरत है और घर चलाना है, तो वो ये जानते हुए भी कि ये जो जहाज है ये भारतीय नहीं है, एक फॉल्स फ्लैग, उसको बोलते हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, कि आप कभी किसी देश का झंडा उड़ा लो, कभी दूसरा लगा लो, जैसा मौका मिले। और ये बेसिकली ब्लैक फ्लीट कहते हैं, डार्क फ्लीट कहते हैं, और यूएस ने इनको सैंक्शन कर रखा है। अब यूएस ने सैंक्शन कर रखा है तो उस पर लोगों को इतराज़ है। मेरा ये कहना है कि कल को कराची में हम ब्लॉकेट लगाएंगे और हम कहेंगे कि भाई कराची में जो भी आएगा पाकिस्तान में हम उसको उड़ा देंगे, तो कोई हमें पूछेगा तुम कौन होते हो, तो हम कहेंगे भाई हमारा पड़ोस है, हमारे घर में टेररिस्ट भेजता है, तो हम इसको ठोक रहे हैं। तो यूएस और ईरान में लड़ाई लगी हुई है। यूएस एक बहुत बड़ा गुंडा है, सबको सब जानते हैं, तो उसने लगा दिया ब्लॉकेट। भारतीयों का मर जाना हम सबके लिए एक शौक की बात है, उसमें कोई इनकार नहीं है और हमें बुरा लगना चाहिए। लेकिन आप लीगली देखें ओंकार जी, ये शिप भारतीय नहीं है। इस शिप को जब रुकने के लिए बोला गया, ट्रांसपोंडर ऑफ कर दिया गया, तो अमेरिका को उसको गोला नहीं मारना चाहिए था। वो हम सब सहमत हैं कि वो गलत है। आप एक कमर्शियल शिप को तो पकड़ सकते हो ना, नेवी के शिप बड़े फास्ट होते हैं। अब 2 बोट आगे भेजो, हेलीकॉप्टर भेज दीजिए आप, जैसे हमारी नौसेना करती है इसमें, सोमालिया के पायलट्स को पकड़ती थी। तो गोला मारना जस्टिफाइड नहीं है, बट टेक्निकली अगर ये ब्लॉकेड लगा हुआ है और शिप सैंक्शनड है और उसके वहाँ से भागने की कोशिश की, तो यूएस ने उसको ओवर रेट करके ज़्यादा मारा है, नहीं मारना चाहिए। बट अगर उसको इंटरसेप्ट कर लेता, डुबो देता, कुछ और करता, तो वो उसका राइट बनता है। ये जो थ्योरी है कि क्या भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको मैं एक चीज़, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को की तरह मानता हूँ, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा हम किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते आज के ज़माने में। अगर आज भारत में अस्थिरता लानी है, आपने कभी देखा कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ट्रंप इंटरेस्टेड था? ट्रंप मतलब अमेरिकन इंटरेस्टेड थे। और वेस्ट बंगाल में जब ममता बानो इलेक्ट होके आई थी, तब भी हिलेरी मिलने आई थी उसको वहाँ पे। तो उनका बहुत बड़ा सिक्का गिर गया, मोहरा गिर गया, जो उन्होंने सोचा था कि ये वेस्ट बंगाल अपना, बस बाकी सारा अपना, उधर क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे, उधर से कर करा के, और ग्रेटर बंगाल बनेगा, ममता बानो उसकी प्रेसिडेंट बनेगी। वो सब टूट गया सपना। तो ऐसे में अमेरिका अगर हमारे घर के अंदर आग लगाना चाहता है, तो ये बड़ा सिंपल है कि आप एक ऐसे शिप को टारगेट करो जिसमें इंडियन क्रू है, और यहाँ पे आप बोलने वाले सोशल मीडिया पे अपने जो पूरा गैंग है उसको छोड़ दो। सारे मोदी का, मोदी की 56 इंच कहाँ गई, ये वो सब शुरू हो गए। मैं आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू माध्यम से मैं सबसे विनती करता हूँ कि हम भारतीय हैं, हमें पूरा हक है रोष जताने का। आप उनको गालियाँ निकालनी है तो अमेरिकन को निकालिए, आपको गालियाँ निकालनी है तो ईरानियन को निकालिए, जिनके कारण ये सब हो रहा है। आप शोक मनाइए, लेकिन आप ये मत कहिए कि ये एक भारतीय शिप था, भारत के ऊपर अटैक हो गया। रशिया यूक्रेन की लड़ाई लगी तो हमारे स्टूडेंट मारे गए थे शुरू में, तो क्या हम रशिया से लड़ना शुरू करते हैं? और जिस सरकार को ये वीक कह रहे हैं ना, ये वो लोग कह रहे हैं जो बहकावे में, जिन्होंने देखा नहीं है कि हमारी सरकारें यहाँ कैसी होती थी। 2008 में क्या कर लिया मुंबई के बाद? ये सरकार है जिसने 3 बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ा है, बालाकोट में, उरी में और संदूर में। वो छोड़िए, ये वो सरकार है जिसने दुनिया भर की कॉन्फ्लिक्ट जोन से भारतीयों को बाहर निकाला है। रशिया और यूक्रेन की युद्ध 6 घंटे रुकवाने का इतिहास है ये। तो आप अमेरिका को गाली निकालिए। भारतीय सरकार ने अमेरिकन डिप्लोमेट को 2 बार बुला के उनको डांटा है, एक स्टेटमेंट दिया है ऑफिशियली। प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे भाई, प्रधानमंत्री जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जब एक स्टेटमेंट देती है, वो किसके बिहाफ पे देती है? सरकार के बिहाफ पे देती है ना। तो आप इस, आप नहीं, मैं लोगों को ये कहूँगा, इस नैरेटिव में मत फंसें। बुरा होगा, बुरा लगेगा। जिस घर का बच्चा गया वो बहुत बड़ा लॉस है, हम सब समझते हैं। वो भी मजबूरी में ही बेचारे नौकरी कर रहे हैं ऐसी शिप्स पे जो कि इलीगल हैं टेक्निकली। मगर आप
अपनी सरकार के पीछे पड़ जाओगे तो आप फिर वो जो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी की, हम उनकी बात नहीं मानते। हमारे जयशंकर साहब ने कल ही मुंह तोड़ दिया लोगों को वही बोल के कि यूरोप के हथियार तो हमारी तरफ यूज़ होते हैं, हम तो नहीं करते। हमने तो हमारे हथियार तो यूरोप में कभी यूज़ नहीं हुए। तो आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई पसंद नहीं करता तो बाहर ये घटना करवाएंगे, और अंदर वाले जो अच्छे हमारी इंग्लिश लिखने वाले लोग जिनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है और जो पहले भी प्रोपेगेंडा फैलाने में फेमस हैं, वो शुरू हो जाएंगे और हम बहक जाएंगे। 3 लाख बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आपको हर जहाज़ पे भारतीय मिलेंगे। मैं फिर कहता हूँ, लॉस ऑफ लाइफ बहुत दुखद बात है, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो हमें इस टाइम अमेरिकन नैरेटिव या ऐसी चाल जो देश को वीक कर रही है उसके बीच में नहीं फंसना चाहिए। और सरकार को सब पता है। सरकार को मैंने जो उनकी बातें बताई, चाहे स्ट्राइक्स की बात बताई, चाहे बच्चों को निकालने की बात बताई, उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ पहले होता क्या था। हमने तो हमने वो ज़माना देखा है ओंकार जी, क्या क्या होता रहा है यहाँ पर जी। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए साहब। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।